MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो ये भारत की बात है। और आज की पहली और सबसे बड़ी खबर आपको दिखाऊंगा। उत्तर प्रदेश और बिहार का कनेक्शन क्या है ये देखिए आप। योगी आदित्यनाथ ने जो कहा वो सम्राट चौधरी कर रहे हैं, यानी बिहार को योगी का बूस्टर डोज मिल गया है। आपको तस्वीर दिखाते हैं योगी स्टाइल में। बिहार में बुलडोजर एक्शन। अवैध निर्माण करोगे, गलत काम करोगे तो कार्रवाई तगड़ी होगी। सुनिए जरा बुलडोजर की गरज। अब ये तो छोटी कार्रवाई है। इधर 1300 ऐसे माफिया हैं जिनकी लिस्ट तैयार हो गई है और बिहार में ये एक्शन अब तगड़ा होने वाला है। ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूं किशनगंज की, जहां पर योगी स्टाइल में बुलडोजर चल रहा है। अपना मर्जी से काम करेंगे ना। अरे पक्का उधर खिचक रहा दर्शकों, वो लोग हैं जो धीरे धीरे एक एक करके सामने आ रहे हैं, लेकिन इधर समस्तीपुर में भी जबरदस्त कार्रवाई हो रही है। अवैध निर्माण पर एक्शन लिया जा रहा अब दर्शकों, इन सब के बीच योगी आदित्यनाथ का वो बयान सामने आ गया जिसमें उन्होंने कहा था सरकार बनेगी फिर माफियाओं पर, अवैध निर्माण पर बुलडोजर गरजेगा। सुनिए जरा। उत्तर प्रदेश में माफिया तो जहन्नुम की यात्रा में जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े जो दुर्दांत अपराधी पहले अपने आप को छाती ठोक करके अपहरण उद्योग में लिप्त थे, आरजेडी के ही पार्टनर वहां पर भी इस अराजकता को फैलाते थे। आज उनकी क्या दुर्गति हो रही है। लेकिन दर्शकों, आपको बताऊं, योगी आदित्यनाथ ने कहा था शाहबुद्दीन का बेटा जीतेगा तो वहां पर अपराध बढ़ेगा, लेकिन इधर कार्रवाई हो रही है पूरे बिहार में। और उधर उसामा जहां से जीता सिवान में लूट की घटना सामने आई। देखिए आप जरा, फायरिंग हो गई है वहां। लेकिन दर्शकों, इनका भी एक इलाज जो योगी आदित्यनाथ ने कहा, और बिहार में अब एक गाना भी गूंज रहा है। सुनिए जरा। आई लव बुलडोजर बाबा, आई लव बुलडोजर बाबा, जय हो बुलडोजर बाबा, आई लव बुलडोजर बाबा, अंगाई को नंगा करके चंगा करके बाबा, आई लव बुलडोजर। हमने पहले बोला था कि अगर लूटोगे, व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में खतरा पैदा करोगे तो दूसरे चौराहे पे यमराज इंतजार कर रहा होगा। अगर कहीं छिनैती या लूट की घटना घटित हो गई तो कुछ ही घंटों में अपराधी जेल के शिकंजों में होता है और लंगड़ाता हुआ चलता हुआ दिखाई देता है। यह नया प्रदेश है जो अपराध को स्वीकार नहीं करता है। बड़े बड़े गुंडे और दुर्दांत माफियाओं के ऊपर जब बजरंग बली की गदा चलती है ना, तो वे भी वैसे ही तड़पते हैं जैसे खर और दूषण तड़पते हुए मारे गए थे। जिस मॉडल से बड़े बड़े माफिया मिट्टी में मिल गए,
अब वही मॉडल बिहार में लागू हो चुका है। अवैध निर्माण तो बुलडोजर चलाओ, गैंगस्टर को गोली मारो और सड़क छाप मंचलों को घुटनों पर ले आओ। सर जी आज के बाद कुछ ऐसा नहीं होता। बिहार में योगी के बाद उनके मॉडल की हाई डिमांड है, क्योंकि यहाँ अपराधियों की संख्या सैकड़ों में है। सबको जमीन पर लाने के लिए सम्राट चौधरी के पास एकमात्र इलाज बचा है, बुलडोजर, एनकाउंटर और ठोको ऑर्डर। अगर कहीं छिनैती या लूट की घटना घटित हो गई तो कुछ ही घंटों में अपराधी जेल के शिकंजों में होता है और लंगड़ाता हुआ चलता हुआ दिखाई देता है। यह नया प्रदेश है जो अपराध को स्वीकार नहीं करता है। बुलडोजर गरज रहा है, अपराधी खौफ के साए में है और बिहार में यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि योगी आदित्यनाथ के नक्शे कदम पर सम्राट चौधरी फुल एक्शन में आ चुके हैं। अब दर्शकों मैं आपको बताने वाला हूं यूपी से लेकर बिहार तक के एक्शन कितना जबरदस्त चल रहा है, और ऐसा वैसा एक्शन नहीं, आप देखेंगे कि हर तरफ बुलडोजर का कहर है। देख रहे हैं आप, भू माफियाओं पर बुलडोजर चल रहा है, शराब माफियाओं पर बुलडोजर चल रहा है। चुनाव के वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों को वार्निंग दी थी, बिहार में यूपी की तरह अपराधियों का सफाया करेंगे, और ठीक उसी पैटर्न पर सम्राट चौधरी ने कार्रवाई शुरू कर दी है। देख रहे हैं आप, 1300 से ज्यादा अपराधियों की संपत्ति जब्त की जाएगी। माफियाओं के नेटवर्क को जड़ से ऐसे ही खत्म कर दिया जाएगा, उसका रोड मैप तैयार है। सम्राट चौधरी की लिस्ट में सबसे ऊपर कौन है दर्शकों? शराब माफिया, उसके बाद है भू माफिया, और कॉन्ट्रैक्ट किलर्स भी बिहार पुलिस के निशाने पर है। साथ ही संगठित गिरोह में शामिल अपराधियों के नाम भी लिख लिए गए हैं। गृह मंत्री की मीटिंग में यूपी पैटर्न पर एक्शन का फैसला लिया गया है दर्शकों। अपराधियों के अवैध संपत्ति को बिहार सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। इसके अलावा अवैध कब्जे पर ऐसे बुलडोजर चलेगा दर्शकों, ऐसे देख रहे हैं ना आप, ये बुलडोजर चल रहा है। साथ ही बिहार में गरीब और बेघर को मकान देने की तैयारी है। जो माफियाओं की जमीन होगी उस पर गरीब और बेघर को मकान मिलेगा। सुनिए जरा गृह मंत्री बिहार के सम्राट चौधरी क्या कह रहे हैं। आपराधिक घटना हो रही है, चिंता का विषय, और आगे उसको भी ठीक करना है, इस पर सरकार पर 400 लोगों की सूची आपने जारी की है सर, खलबलाहट मच गई है सर। नहीं, वो तो कोर्ट न्यायालय को तय करना है, न्यायालय को समर्पित किया गया है। अभी जैसे ही आदेश मिलेगा सबकी संपत्ति को जब्त करें। 400 लोगों की संपत्ति जब्त करने के लिए न्यायालय में प्रस्ताव समर्पित है, न्यायालय उस पर विचार कर रही है, और 1200-1300 और लोगों को चिन्हित किया गया, उनके कागजात तैयार हो रहे हैं जो अपराध से संपत्ति अर्जित किए हैं। उनमें 400 का प्रस्ताव हम लोगों ने तैयार करके न्यायालय में भेज चुके हैं, और बाकी 1200-1300 पे कार्रवाई हो रही है। इसमें लीकर माफिया, सैंड माफिया, कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, इस प्रकार के बहुत सारे अपराधी हैं। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, सिर्फ शराब माफिया, भू माफिया नहीं, अगर महिलाओं की सुरक्षा की बात आएगी तो जैसा यूपी के बरेली में ये माफी मांग रहे हैं वैसा ही बिहार में होगा दर्शकों, सुनिए जरा। नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई, सभी बहनें हमारी बहनें हैं, हमें माफ कर दो बहनों, हमसे गलती हो गई, ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो साहब, हमें माफ कर दो, सारी लड़कियां हमारी बहनें हैं, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो साहब, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो, सभी बहनें हमारी बहनें हैं, हमें माफ कर दो, ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे साहब, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, सारी लड़कियां हमारी बहनें हैं, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो। सुन लिया दर्शकों आपने, ये कैसे कह रहे हैं, और एक नहीं ऐसे कई हैं दर्शक। जैसे बिहार में अपराधी फल फूल रहे हैं, अब एंटी रोमियो स्क्वाड भी बनाने की तैयारी। कुछ ऐसा नहीं हुआ सम्मान रखने के बिल्कुल सर जी, बस कर दिए, माफ कर दो सर, आज के बाद सर जी, आज के बाद कुछ ऐसा नहीं होता सर जी, माफी चाह रहे हैं इस चीज की, सर जी सबके माफी की इज्जत रखेंगे, सर जी सम्मान करेंगे उनका सबका, सर माफ कर दो, आज के बाद गलती नहीं होनी सर जी, माफी चाहते हैं, बिल्कुल माफ कर दो सर, आज के बाद ऐसी गलती कुछ नहीं बनेगी सर जी, सर माफ कर दो, आज के बाद गलती नहीं होगी सर, ऐसी कुछ नहीं। अब मैं आपको दिखाता हूं दर्शकों, जो लोग अवैध निर्माण बनाकर बैठे हुए हैं वो भी सावधान हो जाएं, क्योंकि आपके घर की मुनादी होगी। सुनवाता हूं आपको। अभियुक्त को 7 दिन के अंदर
न्यायालय से इश्तेहार प्राप्त कर अभियुक्त के दरवाजे पर इश्तेहार चिपकाया गया। अभियुक्त के फरार रहने की स्थिति में अभियुक्त को 7 दिन के अंदर माननीय न्यायालय या थाना के समक्ष आत्मसमर्पण कर देंगे, नहीं तो इस घर का कुर्की जब्ती किया जाएगा। अब दर्शकों मैं आपको बताने वाला हूं, जैसा उत्तर प्रदेश में महिला फोर्स तैनात है, महिला ब्रिगेड तैनात है, वैसे ही अब बिहार में भी एंटी रोमियो स्क्वाड और महिला ब्रिगेड आने वाली है। दर्शकों, यूपी की तरह बिहार का रोड मैप तैयार है। रोड छाप मजनुओं की अब खैर नहीं है। बिहार में एंटी रोमियो स्क्वाड की घोषणा हो चुकी है। बिहार में स्कूल कॉलेज के बाहर महिला फोर्स की तैनाती होगी। दर्शकों, इसके लिए बिहार सरकार 2000 नई स्कूटी खरीद रही है। दर्शकों, और महिला पुलिसकर्मियों को दी जाएगी ये स्कूटी, जैसा आप देख रहे हैं। इसी स्कूटी से महिला पुलिस अब जगह जगह गश्त करेंगे। छात्राओं से छेड़खानी या बदसलूकी पर तुरंत कार्रवाई होगी। साथ ही महिला अपराध को रोकने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। महिला से बदसलूकी करने वालों पर फौरन एक्शन के आदेश दे दिए गए। सम्राट चौधरी ने कहा, महिला अपराध को बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह कदम न केवल सुरक्षा बढ़ाएगा बल्कि भरोसा भी बढ़ाएगा। साथ ही सोशल मीडिया पर भी पुलिस की नजर रहेगी। आपको सुनवाते हैं कैसी तैयारी है, सुनिए जरा। महिला संबंधी अपराध में संलिप्त एक अपराधी बाहर से आया था और संभवतः मारीच की तरह घुसा था, लेकिन जब यहाँ की पुलिस की गोली ने उसकी शरीर को छलनी किया तो कल वो चिल्ला रहा था कि साहब मैं गलती से उत्तर प्रदेश की सीमा में आ गया हूं, आगे से ये दुस्साहस नहीं करूंगा। और यह हर उस अपराधी को करना पड़ेगा जो महिला सुरक्षा में सेंध लगाएगा। कोई रोमियो घूम नहीं सके, कोई हमारी बहनों को छेड़ ना सके, बच्चियों को नहीं छेड़ सके। इसके लिए विशेष फोर्स लगाने का काम किया जाएगा। और सभी के छुट्टी पर, जब स्कूल कॉलेज में छुट्टी होगी तो विशेष तौर पर अभियान चलाकर वहां पर पुलिस फोर्स पर्याप्त उपलब्ध कराए जाएंगे। सोचिए दर्शकों, आप जो कहा वो किया जा रहा है। और आज इसलिए हमने बिहार की जनता से बात की है और वो क्या कह रहे हैं इस बड़ी कार्रवाई पर, आपको सुनवाते हैं बिहार की जनता को। हम चाहते हैं कि यूपी के मॉडल पे ही बिहार आगे बढ़े। जो भी लोग वोट दिए हैं नीतीश कुमार को, एनडीए को जो भी वोट दिए हैं, तो उसी पे वोट दिए हैं कि योगी मॉडल पे बिहार को ले जाना है। बहुत अच्छा है और इस कानून को आना चाहिए। और उत्तर प्रदेश के बाबा का जो कानून है वो भी बिहार में होना चाहिए। और जितने माफिया है, नहीं तो सिलेंडर ले लें और नहीं तो बिहार छोड़ के बाहर चला जाए। ठीक हो रहा है, माफिया का संपत्ति जब्त हो रहा है तो और क्या चाहिए, बढ़िया बात है। वो सबका संपत्ति जब्त करके बिहार के विकास में लगाइए। तो ये भाजपा की पहले से, जहाँ भी भाजपा की सरकार है, आप नज़र दौड़ा लीजिए, वहाँ अपराधियों को किसी हाल में बख्शा नहीं जाता है। और यहाँ भी वही होगा। जो चार्जशीटें होंगे, जो अपराधी होंगे, जो बाई नेचर करप्शन के नज़दीक रहते होंगे, उनको समाप्त कर। तो बिहार में बहुत पहले आना चाहिए था ये चीज़, लेकिन सरकार को एक यही रिक्वेस्ट रहेगा, क्रिमिनल का जब्ती होना है। ये तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्राइम अगर बैलेंस नहीं होगा तो हम नहीं सोच सकते हैं एक। अब दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज जैसा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्रवाई कर रहे हैं वो मैंने आपको दिखाया, लेकिन अब पाकिस्तान में क्या हो रहा है बताऊंगा। और उसका सीधा कनेक्शन बाबा बागेश्वर से है, उत्तर प्रदेश से है, लेकिन इसका कनेक्शन 26/11 से भी है। दर्शकों, आपको बताता हूं पाकिस्तान में इस वक्त क्या हो रहा है। पहली तस्वीर दिखाता हूं आपको। अयोध्या में भगवा ध्वज लहरा गया है और इसी भगवा ध्वज की वजह से पाकिस्तानी बौखला गए हैं। दर्शकों, आपको एक बड़ी बात बताता हूं। इधर भगवा ध्वज लहराया, उधर मुल्ला मुनीर का मौलाना परेशान हो गया। यानी यहां केसरिया ध्वज लहरा रहा है और यहां पाकिस्तान में बगावत शुरू हो गई है। मुनीर का मुल्ला भी अब बगावत पर आ गया। अब दर्शकों, कैसे मुनीर को बगावत की सुगंध आने लगी है। सुगंध इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अब मुनीर का बचना मुश्किल है और वहां इत्र ज्यादा लगाते हैं। दर्शकों, उसका पहला सबूत आपको सुनवाता हूं। की तरफ से जब भी पार्टी लीडरशिप की तरफ से
इमरान खान की तरफ से कॉल आएगी इंशाअल्लाह ताला, तो हम साबित करेंगे कि पाकिस्तान इमरान खान का था, इमरान खान का है और इमरान खान का रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अब वहां के मौलाना दर्श को कह रहे हैं एक हिंदू के आगे 90,000 पाकिस्तानियों ने घुटने टेक दिए थे। ये वो तस्वीर है, ये वो सबूत है जो पाकिस्तान भुला नहीं पा रहा है। सुनिए जरा। सन 1971 में 90,000 से ज्यादा फौजी एक हिंदू के सामने सरनगू हुए। तुम्हारे किरदार ने हमारी नाक काटी थी। शर्म, शर्म। तुम्हारे किरदार ने कौम के सरों पर जिल्लत और रुस्वाई का टोकरा रखा था। हम भी आपको जानते हैं और आप भी हमें जानते हैं। लेकिन दर्शकों, आपको बता रहा हूं मैं, ये पाकिस्तान पर दूसरी तरफ से पूरी तैयारी है, और वो है अफगानिस्तान का मोर्चा, जहां पर पाकिस्तान अंदर गृह युद्ध की वजह से परेशान, तो पाकिस्तान में तबाही का एक तरीका अफगानिस्तान ने खोज निकाला है। दर्शकों, 26/11 की बरसी कल थी और कल से ही पाकिस्तान में बगावत शुरू हो गई है। क्या इसका 26/11 से कनेक्शन है? क्योंकि जो आतंकी भेजते थे, आज उसी पाकिस्तान में आतंकी मुल्ला मुनीर को मारने के लिए तैयार है। आपको अगली तस्वीर दिखा रहा हूं मैं, दिखाइए जरा अगली तस्वीर। पीएम मोदी, ये तस्वीर हमने पहले ही बता दी थी, साफ कर दी थी कि जब जब भारत में भगवा लहराएगा पाकिस्तान में तबाही आएगी। और ये वो सबूत है दर्शकों जो हमने आपको बताया था। यही है वो सबूत, देख रहे हैं ना, हमने बताया था जब भगवा ध्वज लहराएगा तो पाकिस्तान में तबाही आएगी, और वैसी ही तस्वीर इस समय पाकिस्तान में देखने को मिल रही है। अब मैं आपको अगली तस्वीर दिखाऊंगा दर्शकों, क्योंकि ये 22 नवंबर को मैंने बताया था, लेकिन अब देश में भी गद्दार आने लगे हैं। पाकिस्तान को कुछ समझ नहीं आ रहा तो वो वही हरकत कर रहा है, देश में गद्दारों को भेजने लगा है, और वो मुनीर सामने आ गया है, वो मुल्ला मुनीर का जासूस सामने आ गया है। इसी को लेकर दर्शकों आज बाबा बागेश्वर भी सामने आ गए। उन्होंने आज गद्दारों को क्या संदेश दिया है, सुनवाता हूं आपको। देश में घुसे आए, 3 मकान हो तो वो हरा रंग का टांग देते, ऐसे लगने लगता जैसे अपन बगल वाले पड़ोसी देश में घुसे आए। अपने भी यदि भगवा लहराने लगे ना हर घर के बाहर, ऐसा लगेगा जैसे अयोध्या आ गए हों, ऐसा लगेगा जैसे राम राज्य आ गया हो। और एक बात कहें पागलों, चढ़ मुगलों की छाती पर हमने भगवा लहराया है, चढ़ मुगलों की छाती पर हमने भगवा लहराया है। कब्र से उठकर देख ले बाबर, मंदिर वहीं बनाया है। सुना, ये उन गद्दारों को संदेश दिया है बाबा बागेश्वर ने, जो भारत में रहकर पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। लेकिन इधर आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, ब्रह्मोस के बाद योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसी तैयारी कर ली है जो सेना के लिए मील का पत्थर साबित होगी कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 यहीं से ऑपरेट होगा, क्योंकि जेवर एयरपोर्ट अब जल्द ही आपके लिए सामने आने वाला है। सर्विस पूरी हो गई है उसकी। जब भी पार्टी लीडरशिप की तरफ से, इमरान खान की तरफ से कॉल आएगी इंशाअल्लाह ताला, तो हम साबित करेंगे कि पाकिस्तान इमरान खान का था, इमरान खान का है और इमरान खान का रहेगा इंशाअल्लाह ताला। सन 1971 में 90,000 से ज्यादा फौजी एक हिंदू के सामने सरनगू हुए।
चढ़ मुगलों की छाती पर हमने भगवा लहराया है। पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। हम घर में घुसकर मारेंगे। पाकिस्तान में किल मुनीर प्लान एक्टिव हो चुका है। न आतंकियों को चैन, न आतंक के आकाओं को, बस एक ही मिशन, बर्बाद पाकिस्तान। अवाम तैयार है, अवाम निकलेगी, जंग भी जीतेंगे, मुकाबला भी करेंगे, इन्हें बताएंगे भी मुसलमान की ताकत क्या है। बर्बादी भी ऐसी वैसी नहीं, 1971 जैसी। ऐसा दर्द देगा हिंदुस्तान। सैकड़ों साल बाद भी पाकिस्तानी हिंदुओं के नाम पर खौफ की दुहाइयां देंगे। सन 1971 में 90,000 से ज्यादा फौजी एक हिंदू के सामने सरनगू हुए। तुम्हारे किरदार ने हमारी नाक काटी थी। मुनीर के मुल्ला की बगावत और खान की मौत की खबर, फील्ड मार्शल उस ट्रैप में फंस गया है जहां से मुनीर का सिर्फ जनाजा बाहर निकलेगा, क्योंकि जब जब धर्म ध्वजा लहराई है, असुरों पर आफत आई है। मेरे पाकिस्तानियों, दिल खून के आंसू रो रहा। चढ़ मुगलों की छाती पर हमने भगवा लहराया है। चढ़ मुगलों की छाती पर हमने भगवा लहराया है। कब्र से उठकर देख ले बाबर, मंदिर वहीं बनाया। तो क्या पाकिस्तान की तबाही का अयोध्या के धर्म ध्वजा से कोई सीधा कनेक्शन है? आज इस मिस्ट्री को डीकोड करेंगे और बताएंगे कैसे इमरान के लिए बनाए गए ताबूत में खुद मुनीर और शहबाज को दफनाने का इंतजाम हो गया है। अब दर्शकों, आप इसे समझिए हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मुल्ला मुनीर ने जो प्लान बनाया वो उसमें खुद फंस गया है। आइए जरा मैं आपको बताता हूं कैसे फंस गया। पाकिस्तान में मुनीर के खिलाफ भारी बगावत की शुरुआत हो गई है। एक तरफ इमरान समर्थक हैं जिन्होंने रावलपिंडी को घेर लिया है। पीटीआई कार्यकर्ता पूरे पाकिस्तान में बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ है मुनीर का खासम खास मौलाना फजलुर रहमान। इसने बगावत कर दी है और जमीयत के मौलाना फजलुर रहमान ने मुनीर को खुली वार्निंग दे दी है। मौलाना ने मुनीर को कहा, हमें आपकी ताकत और इतिहास दोनों पता है। 1971 में एक हिंदू के आगे 90,000 पाकिस्तानी सरेंडर कराए थे। सेना का योगदान सिर्फ पाक को तोड़ने में है, जोड़ने में नहीं है। और मौलाना फजलुर रहमान जब मंच से सेना की इज्जत उतार रहा था, उस वक्त पाकिस्तानी सेना के लिए शर्म करो के नारे भी लग रहे थे। यानी पाक आवाम अब मुनीर ब्रिगेड का बोरिया बिस्तर बांधने की तैयारी में, इसलिए मुनीर डर रहा है, जिसका ऐलान जमीयत के सबसे बड़े मौलाना फजलुर रहमान ने कर दिया है दर्शकों। और मौलाना फजलुर रहमान पश्तून समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि मुनीर की उल्टी गिनती क्या शुरू हो गई है। सुनिए मौलाना फजलुर रहमान को। सन 1971 में 90,000 से ज्यादा फौजी एक हिंदू के सामने सरनगू हुए। तुम्हारे किरदार ने हमारी नाक काटी थी। शर्म, शर्म। तुम्हारे किरदार ने कौम के सरों पर जिल्लत और रुसवाई का टोकरा रखा था। हम भी आपको जानते हैं और आप भी हमें जानते हैं। अब दर्शकों, मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान में सिर्फ एक बगावत नहीं हो रही है, क्योंकि इमरान खान को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन आज पाकिस्तान की तरफ से साफ किया गया कि इमरान जिंदा हैं। तो क्या मुल्ला मुनीर मरने वाला है? क्या पीटीआई के कार्यकर्ता उसे छोड़ेंगे नहीं? आइए आपको तस्वीर दिखाता हूं मैं, दिखाइए। क्योंकि रावलपिंडी में इमरान के समर्थन में भारी भीड़ आ रही है और यह भीड़ बढ़ती जा रही है। सुनाइए जरा भीड़ कितनी आक्रोशित है। आज
मोदी सरकार अब मैं आपको बताता हूं, चप्पे चप्पे पर मुनीर के रेंजर तैनात हो गए और ये डर है मुनीर के अंदर इमरान के समर्थकों का। दर्शकों देखिए आप कैसे मुनीर के रेंजर इमरान समर्थकों को रोक रहे हैं। लेकिन दर्शकों खबर बहुत बड़ी है, इमरान तो जिंदा है, क्या इमरान को मारने की तैयारी है? इसलिए मुनीर भी दहशत में है इमरान के समर्थकों से। मुनीर की जान इन दिनों अदियाला जेल में अटकी हुई है दर्शकों, क्योंकि इमरान खान की मौत की खबर ने पूरे पाकिस्तान को जगा दिया है। पीटीआई समर्थक कोने कोने से निकलकर रावलपिंडी कूच कर रहे हैं, जबकि सरकार ने दावा किया है कि इमरान खान सही सलामत है। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने तो इमरान को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा कर दिया। कहा कि इमरान खान जेल में मखमल के बिस्तर पर सोते हैं, इमरान के पास जेल में टीवी है, बाहर से खाना आता है। दावे तो बहुत है, लेकिन इमरान की एक झलक नहीं दिखाई गई है। इसके बाद पीटीआई ने सरकार और मुनीर को सीधी धमकी दे दी है। पीटीआई ने कहा कोई अनहोनी हुई तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जबकि दूसरी तरफ पीटीआई के कार्यकर्ताओं ने अदियाला जेल को पूरी तरह से घेर लिया है दर्शकों, और इमरान खान की तीनों बहनें भी जेल के बाहर धरने पर बैठी हुई हैं। तो अब खैबर प्रांत के मुख्यमंत्री भी इमरान के समर्थन में आ गए हैं। खैबर सीएम सोहेल अफरीदी ने 7 दिसंबर को बहुत बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया है, यानी 26/11 से हुई बगावत की शुरुआत पाकिस्तान में बहुत बड़ी चिंगारी बनने वाली है और ये रुकेगी नहीं। आप सुनिए सोहेल खान क्या कह रहा है। हर मंगल को हमारे जितने भी पार्लियामेंटेरियन हैं पूरे पाकिस्तान से, हमारे एमएनएस, हमारे एमपीएस, हमारे सेनेटर्स, इन सबको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर होना चाहिए कि मेरे और आपका लीडर तमाम अज़ियतें बर्दाश्त करे, उनका खानदान तमाम अज़ियतें बर्दाश्त करे, और जिसके नाम से हम एमपीए, एमएनए और सेनेटर बने हैं, हम घर में बैठे, हम घर में नहीं बैठेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद जब भी पार्टी लीडरशिप की तरफ से, इमरान खान की तरफ से कॉल आएगी इंशाल्लाह ताला, तो हम साबित करेंगे कि पाकिस्तान इमरान खान का था, इमरान खान का है और इमरान खान का रहेगा इंशाल्लाह ताला। अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज की एक और बड़ी खबर आपको बताने वाला हूं, क्योंकि पाकिस्तान में तो बगावत हो रही है, लेकिन पाकिस्तान की मदद करने वाले गद्दार देश में हैं और आज बाबा बागेश्वर ने कड़ा प्रहार किया है। गद्दार कौन है उसका चेहरा आपको दिखाता हूं, दिखाइए जरा। ये देखिए, डॉक्टर आपने देख लिया, वकील आपने देख लिया, ये है वो वकील जो गद्दार है, जो देश के खिलाफ साजिश कर रहा था, आईएसआई की मदद कर रहा था। किस पर विश्वास करें, आज सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि दर्शकों समझ नहीं आ रहा विश्वास करें तो करें किस पर। सबके सब गद्दार, कोई इंजीनियर गद्दार निकल रहा है, कोई डॉक्टर गद्दार निकल रहा है, कोई पत्रकार भी। कश्मीर में दर्शकों जहां पर कारतूस मिले और अब तो वकील भी सामने आ गया है। लेकिन आपको इन गद्दारों की पहचान करना होगा और आपको सरकार की आवाज भी बनना होगा, क्योंकि ये गद्दार किसी भी वक्त धोखा दे सकते हैं, किसी भी वक्त आपके लिए हानि पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इनका बहुत बड़ा प्लान है। दर्शकों आपको बताता हूं दर्शकों, ऐसी मशीन लगता है पाकिस्तान ने बना ली कि डॉक्टर, इंजीनियर सब के सब गद्दार निकल रहे हैं। डॉक्टरों की आतंकी ब्रिगेड के बाद अब वकील भी सवालों में आ गए। हरियाणा पुलिस ने नूंह से एक वकील को गिरफ्तार किया दर्शकों। रिजवान नाम के इस वकील पर आईएसआई के लिए जासूसी करने का आरोप है, जबकि रिजवान गुरुग्राम की कोर्ट में प्रैक्टिस करता था। यानी काले कोट में लिपटा ये वकील असल में आईएसआई का जासूस निकला। सोचिए जरा, इंजीनियर, डॉक्टर, पत्रकारों के आतंकी रूप सामने आए। अब वकील के पेशे में देश से गद्दारी का खेल खेला जा रहा है। यानी एक पढ़ी लिखी कौम शौक से फिदाइन बन रही है। यहां इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं और वकील भी हैं जो भारत में बम फोड़ रहे हैं। दर्शकों वकील रिजवान नूह के उस इलाके से आता है जहां दंगे होते रहते हैं, और इसी नूह इलाके में सिर्फ 2025 में 3 से ज्यादा संदिग्ध पकड़े गए। सोचिए, ये वो लोग हैं जो भारत का खाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जम्मू में तो 19 साल का लड़का आतंकी साजिश में शामिल हो गया।
खबर यह है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकियों ने उसे ऑनलाइन रेडिकलाइज कर दिया। जांच में खुलासा हुआ कि ऑनलाइन कट्टरपंथी बनाया जा रहा है और इसी के लिए बहुत बड़ी बात है दर्शकों कि साजिश की जा रही है, लेकिन धीरे धीरे इससे पर्दा उठ रहा है। अब मैं आपको बताता हूं, इन्हीं सब को लेकर आज बाबा बागेश्वर ने एक संदेश दिया है। उनका कहना है कि अगर आप गद्दारों को पहचानना चाहते हैं तो आप अपने घर पर भगवा ध्वज लहराइए, क्योंकि ऐसे गद्दारों के पहचानने का सिर्फ एक ही उपाय है, वो है अपने घर पर भगवा ध्वज। एक दिन ऐसा आए संस्कृति, संस्कृत और ऐतिहासिक धरोहर के साथ साथ भक्ति के लिए भी शिवपुरी को जाना जाए, और उसका एक उपाय तो है जो किया जा सकता, शिवपुरी को भगवा किया जा सकता है। शिवपुरी के हिंदू प्रण लेकर अपने घरों पर भगवा ध्वज हर घर पर लगा दें। ऊ वालों के, समझ गए ना, 3 मकान हो तो वो हरा रंग का टांग देते, ऐसे लगने लगता जैसे अपन बगल वाले पड़ोसी देश में घुसे आए। अपने भी यदि भगवा लहराने लगे ना हर घर के बाहर, ऐसा लगेगा जैसे अयोध्या आ गए हों, ऐसा लगेगा जैसे राम राज आ गया। और एक बात कहें पागलों, चढ़ मुगलों की छाती पर हमने भगवा लहराया है, चढ़ मुगलों की छाती पर हमने भगवा लहराया है। कब्र से उठकर देख ले बाबर, मंदिर वहीं बनाया है। कब्र से उठकर देख ले बाबर, मंदिर वहीं बनाया है। और बाबर, ये देश रघुवर का है, अभी तो वहीं बना है। कृष्ण लला हम आएंगे, माखन मिश्री खाएंगे। और जिनको दिक्कत हो बेटा जल्दी खिसक लेना, हाँ ये तो पक्का है। लेकिन दर्शकों, यह संदेश किसे दिया गया है? बाबा बागेश्वर ने इशारा बंगाल की तरफ किया है, क्योंकि बंगाल में बाबरी का बवंडर आ गया है और 6 दिसंबर को ममता के विधायक कह रहे हैं कि हम बाबरी के लिए पूरी तैयारी करने वाले हैं। आपको तस्वीर दिखाता हूं, देखिए बाबरी मस्जिद बनाने के पोस्टर लग गए मुर्शिदाबाद में। फुल फ्रेम दिखाइए, ये पोस्टर लगा है ममता के विधायक ने। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, इसके लिए पश्चिम बंगाल में हिंदू सनातन यात्रा निकालने वाले हैं। यानी एक तरफ बाबरी की बात तो हिंदुओं की यात्रा की तैयारी। हिंदुओं ने 6 दिसंबर की पूरी तैयारी की है और कलकत्ता पश्चिम बंगाल में इसी तर्ज पर गीता पाठ की तैयारी हो रही है। अगर वो बाबरी की बात कहेंगे तो यहां गीता पाठ होगा, देखिए जरा। बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर 2025 शनिवार वहाँ भित्ति स्थापन हो। क्या 6 दिसंबर को बंगाल में बवंडर आने वाला है? क्या ममता बनर्जी बंगाल को हिंसा की आग में झोंकना चाहती हैं? क्या चुनावी फायदे के लिए हुमायूं कबीर बाबरी के नाम पर भड़काऊ तकरीर दे रहा है? ये वो सवाल हैं जो पिछले कई दिनों से देश में पूछे जा रहे हैं, जिसका जवाब बाबा बागेश्वर ने दिया। चढ़ मुगलों की छाती पर हमने भगवा लहराया है,
चढ़ मुगलों की छाती पर हमने भगवा लहराया है। कब्र से उठकर देख ले बाबर, मंदिर वहीं बनाया है। हिंदुओं ने ऐलान कर दिया, चाहे कलकत्ता हो या मुर्शिदाबाद, बाबरी की याद जहन में रहे तो ठीक, अगर नींव डालने की कोशिश हुई तो जवाब करारा मिलेगा। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, ममता बनर्जी के विधायक क्या चुनाव में फायदे के लिए सब कर रहे हैं, और इसको लेकर अब हिंदू संगठन तैयार है। बंगाल में चुनाव से पहले बाबरी पर माहौल गर्मा गया है। दर्शकों, मुर्शिदाबाद में 6 दिसंबर को हुमायूं बाबरी की नींव रखना चाहते हैं। उससे पहले बाबा बागेश्वर के साथ हिंदुओं ने भी बड़ा ऐलान कर दिया। पश्चिम बंगाल में बाबरी के खिलाफ गीता पाठ की पूरी तैयारी है। हिंदू संगठन ने ऐलान किया कि 6 दिसंबर को गीता पाठ किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को एकजुट करने के लिए सनातन यात्रा भी निकलेगी। इन दोनों घटनाओं के साथ उसी दिन टीएमसी की राजनीतिक रैली भी होनी है। यानी ममता बनर्जी अब पश्चिम बंगाल में 3 मोर्चों के बीच फंस गई हैं। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी बंगाल का माहौल खराब करना चाहती है। बीजेपी ने इसे तुष्टीकरण की राजनीति बताते हुए टीएमसी पर सवाल उठाए हैं। तो वहीं गीता पाठ का ऐलान करने वाले निर्गुणानंद भी बाबरी के विरोध में हैं। निर्गुणानंद महाराज ने कहा, मस्जिद बनाने में किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन बाबरी की जगह अब्दुल कलाम के नाम से मस्जिद बनाई जाए। उन्होंने यह भी कहा, अगर बाबरी की नींव पड़ी तो इसका विरोध किया जाएगा, और इसका विरोध बड़े लंबे समय से तैयार भी किया जा रहा है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं निर्गुणानंद महाराज। ये व्यक्तिगत रूप से कोई अपना कोई बोले हैं कोई मस्जिद बनाएंगे। भारत में ये मस्जिद, मंदिर, गिरजा, गुरुद्वारा और गुम्फा ये सब बनाने का आज़ादी है, और वो बनेगा ही बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक बात में आपत्ति है, जिस बाबर ने हम लोग को लूटा, जिस बाबर ने इतना हिंदू को अपने घर उजाड़ा, इतना कत्ल किया, उस बाबर का नाम खाली वो चेंज कर दे, बाकी मस्जिद में कोई हिंदुओं का कोई आपत्ति नहीं है। हम तो अयोध्यावासी हैं, और हम जहाँ पे रहते हैं यहाँ हिंदू मुसलमानों का भाईचारा भी है। कल का दिन झंडारोहण हुआ है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हाथों से हुआ है। पूरा देश विदेश जान रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने धर्म ध्वज फहराया है। अच्छी बात है, हम भी साक्षी रहे। और हम ज़्यादा राजनीति में नहीं रहते, लेकिन जो अयोध्या में रहते हैं, अयोध्या धर्म की नगरी है, अयोध्या में भाईचारा है, अयोध्या में हिंदू मुसलमानों का कोई विवाद नहीं है, और अयोध्या में एक ऐसी नगरी है कि यहाँ हर धर्म के, हर जात के देवता यहाँ विराजमान है, सभी का सम्मान है। ये ममता बनर्जी के इशारे से ये बाबरी मस्जिद का ये शगुफा छोड़ा गया है, लेकिन निश्चित रहिए हो सकता है शिलान्यास होगा, लेकिन बाबरी मस्जिद भारत का हर हिंदू, चाहे वो बंगाल का हो या बंगाल के बाहर से हो, ये बाबरी मस्जिद हम लोग फिर से इस अस्तित्व को नहीं पनपने देंगे। अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, अमेरिका में आतंकी हमला हो गया दर्शकों, और अमेरिका बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन ट्रंप के घर के पास, व्हाइट हाउस के पास ये हमला हुआ है दर्शकों। क्या ट्रंप टारगेट पर है? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, पहले आपको तस्वीर दिखाता हूं। व्हाइट हाउस के पास देख रहे हैं आप, ये व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग हुई है, दिखाइए जरा फुल फ्रेम। National Guard member was just killed here. आपको बताऊं दर्शकों, इस हमले में सुरक्षा गार्ड को चोट लगी है, घायल है। 2 जवानों की स्थिति बहुत गंभीर है, और यही वो सवाल खड़े करते हैं कि आखिर अमेरिका में भी सुरक्षा नहीं है। अब आपको बताता हूं मैं, आतंकी को पकड़ा गया है, देखिए जरा, ये है वो जगह जहां पर तुरंत ही हमले के बाद पुलिस की टीम पहुंची, देख रहे हैं आप। ये व्हाइट हाउस के पास का इलाका है जहां हमलावर पकड़ा गया है। अब ये हमलावर कौन है दर्शकों, आपको दिखाता हूं। दावा किया जा रहा है कि ये हमलावर अफगानिस्तान का है, इसका नाम रहमानुल्लाह, लेकिन अफगानिस्तान ने कहा इसे हम नहीं जानते, इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। लेकिन अब सवाल यह कि जब अफगानिस्तान से संबंध नहीं है तो क्या आतंकिस्तान यानी पाकिस्तान से संबंध है? रिपोर्ट दिखाता हूं।
अमेरिका को अब सच का सामना हो रहा है। अमेरिका जैसा बो रहा है वैसा ही काट रहा है। अमेरिका में आज पहला आतंकी हमला नहीं हुआ। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी हमला झेल चुका है, लेकिन दुनिया में आतंकी हमले पर चुप्पी साधने वाला अमेरिका जब खुद के यहाँ हमले हो रहे हैं तो इंसानियत के खिलाफ बता रहा है। आज रात सभी अमेरिकियों का दिल वेस्ट वर्जीनिया नेशनल गार्ड के उन 2 सदस्यों और उनके परिवार के साथ है। ये एक आतंकी हमला था। तो सवाल ये कि अगर सांप पालोगे तो सांप एक दिन तुम्हें भी डसेगा। कुछ महीने पहले भारत ने 2 टूक कहा था। ये बात हिलेरी क्लिंटन के हवाले से कही गई थी। बावजूद इसके अमेरिका पर कोई फर्क नहीं पड़ा। पहलगाम हमले के बाद अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखा। अमेरिका ने आतंकी हमले की निंदा तो की, लेकिन कुछ दिन बाद ट्रंप असीम मुनीर के साथ डिनर करने लगे। और यही बात इशारों में पीएम मोदी ने G20 समिट के दौरान कही, जब उन्होंने दुनिया को आतंकवाद के मुद्दे पर सिलेक्टिव होने से बचने की अपील की थी। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं कि आखिर हुआ क्या अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका में एकाएक हमला कई सारे सवाल खड़े कर रहा था। और इसलिए अभी जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं व्हाइट हाउस के बाहर, अमेरिका आज दहशत में था। दर्शकों, राष्ट्रपति निवास यानी ट्रंप के घर के पास गोली चल गई। एक आतंकी ने 2 सुरक्षा गार्ड को गोली मार दी। दोनों सुरक्षा गार्ड व्हाइट हाउस के पास सुरक्षा में तैनात थे। दोनों की हालत गंभीर है। इनमें एक को एयरलिफ्ट किया गया है। दोनों सुरक्षा गार्ड नेशनल गार्ड के जवान थे जिन्हें ट्रंप ने तैनात किया। राष्ट्रपति ट्रंप निवास के पास यह हमला एक अफगानी आतंकी ने किया। हमलावर आतंकी ने पहले एक महिला गार्ड के सीने में गोली मारी, फिर सिर में। इसके बाद इस अफगानी आतंकी ने दूसरे गार्ड को गोली मारी, लेकिन इसे फौरन नेशनल गार्ड ने एक्शन लेके पकड़ा। आतंकी को घटनास्थल से ही पकड़ लिया गया है। आपको बता दें, राष्ट्रपति ट्रंप ने इस घटना को आतंकी घटना बताया है। ट्रंप ने कहा इसमें जो भी शामिल है उन्हें भारी कीमत चुकानी होगी। यह देश और इंसानियत के खिलाफ एक जुर्म है। हमलावर एक आतंकी है जो 2021 में अमेरिका आया। पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन की वजह से वो अमेरिका आया था। दर्शकों, यह आतंकी हमला क्यों हुआ है अभी तक इसकी तस्वीर साफ नहीं है। हमलावर का नाम रहमानुल्लाह लागनवाल है। और आपको यह भी बता दें, वो एक वेलकम प्रोग्राम के तहत अमेरिका आया था। रहमानुल्लाह को वॉशिंगटन में बसाया गया था। रहमानुल्लाह अफगानी सेना में काम भी कर चुका है। अफगान में अमेरिकी सैनिकों की मदद भी कर चुका है। और अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि अफगानिस्तान ने कहा ये हमारा नहीं है, हम इसे नहीं जानते। क्या कुछ कहा गया, सुनिए सर। वाशिंगटन डीसी में काम कर रहे नेशनल गार्ड के 2 सदस्यों को व्हाइट हाउस से कुछ ही कदम दूर एक भयानक हमले में पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दी गई। ये घिनौना हमला बुराई, नफरत और डर का काम था। ये हमारे पूरे देश और इंसानियत के खिलाफ एक जुर्म था। आज रात सभी अमेरिकियों का दिल वेस्ट वर्जीनिया नेशनल गार्ड के उन 2 सदस्यों और उनके परिवार के साथ है। ये एक आतंकी हमला था। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, लगातार अमेरिका में कई घटनाओं को लेकर विरोध भी हो रहा है और 500 नेशनल गार्ड्स और भेज दिए गए वॉशिंगटन में। इसके पहले भी गार्ड्स भेजे गए थे, लेकिन अब इस घटना के बाद पूरी तरह से व्हाइट हाउस के पास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। और यह सुरक्षा क्यों कड़ी की गई है दर्शकों, आइए आपको बताता हूं क्या कदम उठाए गए। आतंकी हमले के बाद अमेरिका एक्शन में है। व्हाइट हाउस की सुरक्षा और पुख्ता कर दी गई है। ट्रंप ने 500 नेशनल गार्ड्स को और तैनात किया है। ट्रंप की सुरक्षा में हेलीकॉप्टर से भी निगरानी रखी जा रही है। अमेरिका ने अफगानी शरणार्थी की एंट्री पर रोक लगा दी है। अफगानियों पर यह रोक अनिश्चित काल के लिए लगाई गई है, क्योंकि हमलावर रहमानुल्लाह 4 साल से यहां पर रह रहा था। रहमानुल्लाह और उसकी बीवी और 5 बच्चों के साथ वो रहता था। रहमानुल्लाह की उम्र 29 साल बताई जा रही है और अब सुरक्षा और ज्यादा अमेरिका की कड़ी कर दी गई है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज एक और बड़ी खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं। बड़ी खबर है, लॉरेंस गैंग निशाने पर आ गया है। लॉरेंस गैंग अब पंजाब में भी पकड़ा जा रहा है। उसके कई शूटर्स को पकड़ा जा रहा है। कैसे आज एनकाउंटर हुआ है, तस्वीर आपको दिखाता हूं, दिखाइए जरा। ये देख रहे हैं आप, लॉरेंस का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन है। भाई अनमोल को भी भारत ले आई है एजेंसीज, और अब लॉरेंस और उसका भाई अनमोल जेल में बंद है। लेकिन दर्शकों, बावजूद इसके उसके शूटर जगह जगह पर घूम रहे हैं। दिखाता हूं मैं आपको, दिखाइए जरा।
लॉरेंस गैंग का आज पंजाब में एनकाउंटर किया गया। डेरा बस्सी इलाके में एक कार्रवाई हुई है। फुल फ्रेम दिखाइए। अब मैं आपको बताता हूं, लॉरेंस गैंग के पास से ये हथियार बरामद किए गए। देख रहे हैं आप। इसका सीधा मतलब यह है कि इसका कनेक्शन पाकिस्तान से हो सकता है, क्योंकि यह हथियारों का जखीरा पंजाब में अवैध तरीके से लाया जाता है। और लॉरेंस गैंग के पास ये हथियार क्या वहीं से आ रहे हैं? कई सवाल हैं दर्शकों, इसकी डिटेल आपको आगे दूंगा। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं, जहां पर शूट आउट हुआ है वो जगह, ये है वो जगह। टारगेट किलिंग फेल हो गई और यहां पर देख रहे हैं आप, ये यहीं पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शूटर्स को टारगेट पर लिया। अब घटनास्थल से भी एक कारतूस और बंदूक बरामद की गई। आप देखिए, इतनी बंदूक और कारतूस, क्या कोई बड़े हमले की फिराक में थे? क्या किसी को निशाने पर ले रहे थे? यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर लॉरेंस गैंग करना क्या चाहता है। इस बीच आपको एक और बड़ी और अहम तस्वीर दिखाता हूं। राजस्थान में लॉरेंस के नाम की जैकेट आ गई, उसका नाम लिखा हुआ है। सोचिए आप जरा। और इसको लेकर भी अब गिरफ्तारी हो गई है। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन आप सोचिए, लॉरेंस गैंग का कनेक्शन जो अलग अलग राज्यों में फैल चुका है, क्या उसके शूटर्स कोई बड़ी वारदात को अंजाम देना चाह रहे थे? आइए जरा मैं आपको दिखाता हूं। पंजाब पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर बड़ा खुलासा किया है। बिश्नोई गैंग बड़ी आतंकी साजिश की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने बिश्नोई गैंग से जुड़े 4 आरोपियों को अरेस्ट भी किया है। पंजाब की डेरा बस्सी से पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है। डेरा बस्सी अंबाला हाईवे पर ये लोग प्लानिंग कर रहे थे, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। फायरिंग के बाद पुलिस सभी बदमाशों को पकड़ने में कामयाब रही। बदमाशों की फायरिंग में 2 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए हैं और पुलिस की टीम को शुरुआती जांच में पता चला है कि ये लोग विदेशी हैंडलर्स के इशारे पर काम करते थे। चंडीगढ़ और पटियाला में टारगेट किलिंग की फिराक में थे। बदमाशों के पास से 7 पिस्टल, 70 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। जो पिस्टल मिली वो .32 कैलिबर की है। इसके अलावा एक स्कूटी और एक बाइक भी बरामद की गई है। पुलिस की गिरफ्त में आए सभी आरोपी पटियाला में ही रहते हैं। हरविंदर सिंह उर्फ भोला उर्फ हनी पकड़ा गया है। लखविंदर सिंह भी मुठभेड़ के दौरान अरेस्ट किया गया है। मोहम्मद समीर और रोहित शर्मा की भी गिरफ्तारी हुई है। अब जल्द ही इनके विदेशी अकाउंट के जानकारी साझा की जाएगी और इनके अकाउंट तक भी पहुंचा जाएगा। इधर राजस्थान में लॉरेंस गैंग के 3 अपराधी गिरफ्तार किए गए। कोटपूतली में पुलिस ने इन अपराधियों को पकड़ा है। इनकी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। ये सभी लॉरेंस के नाम की जैकेट बेच रहे थे। तीनों के पास से करीब 35 जैकेट बरामद की गई। पुलिस ने कृष्ण उर्फ गुड्डू शर्मा, संजय सैनी और सुरेश चंद्र शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे एनकाउंटर किया गया है। सुनिए जरा डीएसपी डेरा बस्सी क्या कह रहे हैं। ये इनपुट मिली थी हमें एजीटीएफ टीम्स को और डिस्ट्रिक्ट मोहाली की टीम्स को भी, यहाँ पे ये जो लॉरेंस बिश्नोई क्रिमिनल है उसके साथ के कुछ क्रिमिनल प्लान कर रहे हैं, यहाँ आके आगे इन्होंने कोई वारदात करनी है। तो ये जब हमने सारा कोऑर्डिनेट करके हमारे एडीजीपी साहब, एजीटीएफ, एसएसपी साहब मोहाली और हमारे अफसरों को जब सारा लूप में लेके फिर ऑपरेशन प्लान किया, तो हमने सारा कोऑर्डिनेट करके यहाँ पे आके फिर वैसे ही एक्शन किया। ये जब इनको देखा, आके चेक किया, तो ये 4 मेंबर थे। चारों में से 2 इंजर्ड हुए हैं। हमारे भी 2 मुलाजिम को इन्होंने मारने की कोशिश की। दोनों के बुलेट प्रूफ जैकेट पे लगी है। एक HC गगन, एक कांस्टेबल गुलाब है। दोनों बच गए हैं। और इनमें से जो है एक तो लात पे लगी है, एक के लगी है वो सीरियस है, उसको हॉस्पिटल ले गए हैं। उसका वहाँ पे तुरंत इलाज चल रहा है, जो अक्यूज्ड है। और इनसे 7 वेपन मिले हैं और 70 के अबाउट कार्ट्रिजेस मिले। इनपुट यही था भी यहाँ से बाहर से, जैसे बॉर्डर है हमारा साथ लगता है, यहाँ पे इकट्ठे होकर इनको आगे फर्दर जो इनके फॉरेन हैंडलर्स हैं बाहर बैठे, वो डायरेक्शंस दे रहे थे। वहाँ उनके डायरेक्शंस पे इन्होंने ट्राई सिटी में और डिस्ट्रिक्ट पटियाला में कहीं टारगेट करने थे। वो हमारी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। वी आर ऑन इट। सिर्फ पंजाब नहीं दर्शकों, दिल्ली में भी बड़ी साजिश की जा रही है। और वो साजिश क्या है, आइए जरा मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, दिल्ली में देश विरोधी काम करने वालों को गिरफ्तार किया गया है।
जगह जगह दर्शकों ऐसे लोग हैं जो अपराध की दुनिया में कदम रख रहे हैं और ये देश के लिए खतरे से कम नहीं है। आपको दिखाता हूं मैं, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। करोल बाग से पकड़े गए 5 गुनहगार देख रहे हैं आप, इनका मुंह छिपाया गया है और इनकी गिरफ्तारी क्यों की गई है आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे दर्शकों। ये देश में नापाक साजिश कर रहे थे। आइए आपको दिखाता हूं, लैपटॉप और मोबाइल इनके पास से बरामद किए गए, देख रहे हैं आप। ये साइबर फ्रॉड की तैयारी थी और इतना ही नहीं, ये फोन ऐसे थे जिसको ट्रेस नहीं किया जा सकता है और इसलिए ये बड़ी और अहम कार्रवाई मानी जा रही है क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन चाइना से है दर्शकों। चाइनीज उपकरण का इस्तेमाल कर रहे थे। तो क्या ये कोई चाइना की साजिश? क्योंकि चाइनीज उपकरण वो ट्रेस नहीं किए जा सकते और इनका सीधा कनेक्शन जेल के अंदर भी है। और ये अवैध फैक्ट्री चल रही थी दर्शकों करोल बाग में। ऑपरेशन साइबर हॉक नाम दिया गया है और ये फोन वही फोन होते हैं जो ट्रेस नहीं होते हैं। जेलों में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। दिल्ली में फिर नापाक साजिश का खुलासा हुआ। आतंकियों ने पहले यूनिवर्सिटी को अड्डा बनाकर धमाका किया, अब मोबाइल और लैपटॉप को जरिया बनाने की फिराक में थे, लेकिन हमारी जांच एजेंसियों ने नापाक प्लान को फेल कर दिया है। सेंट्रल दिल्ली पुलिस मल्टीपल जगहों पर रेड कर रही थी और उस रेड के दौरान करोल बाग की एक फैक्ट्री के बारे में जानकारी मिली जो कि फर्जी IMEI नंबरों का इस्तेमाल करके चीन के जो पार्ट्स हैं उसका इस्तेमाल करके मोबाइल्स बेच रहे थे। और आप देखेंगे ये पूरा एक कमर्शियल बिल्डिंग आप बोल लीजिए क्योंकि इसी तरीके की दुकानें यहाँ पर अमूमन रहती है। और ये जब हम ऊपर आए हैं तो यहाँ पर वो फैक्ट्री चल रही थी जिस फैक्ट्री में चीन से लाई गई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके वो IMEI नंबर क्रिएट किए जाते थे जो कि ट्रैक नहीं हो पाते थे। नापाक साजिश को अंजाम देने से पहले नाकाम तो कर दिया, लेकिन जो साजिश इस कमरे में रची जा रही थी वो चाइना लिंक और टेरर एंगल की ओर इशारा करती है। दर्शकों, दिल्ली में कैसी साजिश की जा रही थी? क्या ये वाकई कोई टेरर कनेक्शन है? दिखाते हैं आपको कैसे ऑपरेशन अंजाम दिया गया। दिल्ली पुलिस ने बड़ी साजिश का खुलासा किया है दर्शकों। ये साजिश दिल्ली में करोल बाग में चल रही थी। यहां अवैध मोबाइल की एक फैक्ट्री चलाई जा रही थी जिसमें साइबर फ्रॉड के जरिए देश विरोधी काम हो रहे थे। यहां से मिले फोन नॉन ट्रेसेबल चाइनीज IMEI नंबर से लैस थे, यानी ऐसे मोबाइल जिन्हें ट्रैक करना बेहद मुश्किल होता है। और इस अवैध मोबाइल यूनिट में विदेशी लोग भी आते जाते, इसलिए आतंकी कनेक्शन से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि करोल बाग से IMEI से छेड़छाड़ करने वालों का सॉफ्टवेयर भी बरामद किया गया। हजारों मोबाइल बॉडी पार्ट्स और प्रिंटेड IMEI नंबर भी मिले हैं। आधे अधूरे स्मार्टफोन और कीपैड मॉडल भी बरामद किए गए। इसके अलावा 1826 मोबाइल फोन जब्त किए गए। दिल्ली पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। अशोक कुमार, राम नारायण, धर्मेंद्र कुमार, दीपांशु और दीपक इस काम में 2 साल से लगे हुए थे। ये सभी स्क्रैप डीलर से पुराने मदरबोर्ड खरीदते, जबकि नए बॉडी पार्ट्स चीन से मंगाए जाते थे। करोल बाग की गली नंबर 22 में अवैध कारोबार चल रहा था। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन साइबर हॉक के जरिए इसे क्रैक किया है। सुरक्षा एजेंसियां हर एंगल से इसकी जांच में जुट गई हैं। अब मैं आपको बताता हूं DCP इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। इसमें स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिला और हमने सरप्राइज एलिमेंट के थ्रू इनको जाके हमने रेड किया। तो बेसिकली ये जो हमारा ऑपरेशन साइबर हॉक हुआ था जो CP सर के डायरेक्शन में, और इसमें से यहाँ पे हमने 5 लोगों से को गिरफ्तार किए। सॉफ्टवेयर हमने भी देखा था, सॉफ्टवेयर सारे चाइनीज़ में ही थे। तो उस सॉफ्टवेयर में जो लेकिन वो छोटा बटन वाला फ़ोन ही चेंज कर सकते थे। तो 1800 जो आसपास फ़ोन्स हमें रिकवर हुआ है उसमें 1500 के आसपास बटन फ़ोन्स ही है। बाकी स्मार्टफोन्स जो है उसमें IMEI चेंज का एज ऑफ नाउ कोई क्लू हमें मिला। अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे और एक और बड़ी खबर आपको बता रहा हूं। साजिश की जा रही है कई सारी, लेकिन आज बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी विदेशी साजिश करती है। आइए आपको दिखाता हूं मैं। राहुल दावा किया जा रहा है कि देश उससे बाहर है, अमेरिका में, और ये अमेरिका में कई मर्तबा रहे हैं, वहां पर साजिश करते हैं। लेकिन अलग अलग
अलग अलग मोर्चों पर राहुल गांधी विदेश भाग जाते हैं, ऐसा बीजेपी ने आज आरोप लगाया है। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी कई बार कांग्रेस पार्टी पर विदेशी साजिश के आरोप लगा चुकी है। क्या इस बार कांग्रेस पार्टी इस पर जवाब देगी? आइए आपको तस्वीर दिखाता हूं। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी अलग अलग जगह प्रदर्शन कर रही है। SIR हो रहा है और इसे भी साजिश बताई जा रही है, लेकिन इसका भी कनेक्शन कई सोशल मीडिया अकाउंट से मिलता है जो विदेश से संचालित किए जा रहे थे। फुल फ्रेम दिखाइए इसे। अब कैसे ये साजिश की जा रही है? आज बीजेपी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि कांग्रेस की टूल किट है। दिखाइए जरा। संबित पात्रा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि कैसे कई सारे सोशल मीडिया अकाउंट हैं जो विदेशों से चल रहे हैं और अलग अलग जगह पर उसको लेकर साजिश की जा रही है। लेकिन आपको बताता हूं किस देश से कहां से साजिश की जा रही है, और इसको लेकर आज बीजेपी ने राहुल गांधी को निशाने पर लिया है। आइए जरा मैं आपको बताता हूं, दिखाइए जरा। ये आप देखिए किस किस देश से साजिश की जा रही है। थाईलैंड से साजिश, बांग्लादेश से साजिश, पाकिस्तान से भी भारत के खिलाफ साजिश हो रही है। सिर्फ इतना ही नहीं दर्शकों, सऊदी अरब से भी साजिश के तार जुड़ते हैं और कई सोशल मीडिया अकाउंट अलग अलग जगह, आयरलैंड, अमेरिका, यहां से भी संचालित किए जा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं दर्शकों, यूरोप से भी ये साजिश की जा रही है। लेकिन कई सारे सवाल हैं जो इस समय गंभीर स्थिति बता रहे हैं कि क्या वाकई साजिश की जा रही है। आइए जरा आपको बताता हूं। बीजेपी ने आज कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी ने कहा कि देश के खिलाफ साजिश हो रही है। कांग्रेस एक बार फिर देश को बांटने की साजिश कर रही है, इसलिए मोदी सरकार के खिलाफ विदेश में साजिश हो रही है। विदेशी धरती से देश की संवैधानिक संस्थाओं पर हमले किए जा रहे हैं। विदेश से सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं पर हमले हो रहे हैं। बीजेपी ने कहा कांग्रेस के बाहर बैठे लोग साथ मिलकर काम करते हैं और भारत के खिलाफ नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करते हैं। पार्टी संगठित तौर पर नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है, वोट चोरी का नैरेटिव सेट कर रही है। यह पहला आरोप लगाया। दूसरा क्या, ऑपरेशन सिंदूर में पीएम मोदी को कमजोर दिखाया जा रहा है। बड़ी बात क्या, तीसरा पॉइंट था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और मोदी पर हमले किए जा रहे हैं। पार्टी ने इस सिलसिले में सबूतों के साथ नाम भी गिनवाए। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का अकाउंट अमेरिका में बेस्ड है, यह दावा किया गया। महाराष्ट्र कांग्रेस का अकाउंट आयरलैंड से चल रहा है, यह दावा किया गया। हिमाचल कांग्रेस का अकाउंट थाईलैंड से चल रहा है और इनके अलावा कई इन्फ्लुएंसर्स के नाम भी शामिल हैं जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और सऊदी अरब से चल रहे हैं। इस साजिश में राहुल गांधी भी शामिल है, ऐसा बीजेपी ने कहा, क्योंकि राहुल गृह युद्ध भड़काना चाहते हैं। ये विदेश में जाकर लोकतंत्र पर हमले कर रहे हैं। बीजेपी की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे संगठन से करते हैं। वो भारत में, नेपाल में, बांग्लादेश जैसे हालात बनाने की बात करते हैं और इसको लेकर बीजेपी ने आज जबरदस्त हमला बोला और कहा राहुल गांधी और कांग्रेस से सावधान रहना चाहिए। सुनिए जरा वार पलटवार कैसे हो रहा है। एक्स में एक न्यू फीचर आया कुछ दिनों पहले। उस फीचर के माध्यम से आप जान सकते हैं कि जो अकाउंट धारी है वह अकाउंट धारी किस देश का है, अर्थात उसका लोकेशन क्या है। मैं सर्वप्रथम उदाहरण दूंगा हमारी पार्टी का ही। आप देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का एक्स का अकाउंट है। अकाउंट बेस्ड इन, उस लोकेशन का नाम आप नीचे देखिएगा तो भारत मां का नाम आता है इंडिया। तो हर कुछ भारतीय जनता पार्टी का इंडिया से हो रहा है। आदरणीय पवन खेड़ा जी कांग्रेस के बड़े नेता हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग इत्यादि में मैं नहीं जाता, बट अकाउंट बेस्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स। दूसरा अकाउंट है महाराष्ट्र कांग्रेस, INC महाराष्ट्र, अकाउंट बेस्ड इन आयरलैंड। तीसरा अकाउंट जो मुझे दिया गया है वो हिमाचल कांग्रेस का है, @INC हिमाचल, कनेक्टेड वाया थाईलैंड एंड्रॉयड ऐप।
एक मूर्खता की बात कर रहे हैं कि कांग्रेस समर्थित अकाउंट एक्स पर दूसरी लोकेशन से राहुल गांधी केवल विदेश जाकर देश के खिलाफ नहीं कहते हैं, वो केवल जेन जी से मिलकर के देश के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश नहीं करते हैं, वो प्लानिंग के साथ, डिजाइन के साथ बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, साउथ ईस्ट एशिया के अन्य हिस्सों से, वेस्ट एशिया से, यूरोप से, अमेरिका से बैठे उनके लोग जो इन्फ्लुएंसर्स है, जो हमारे वोटर नहीं है, जिनका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, वो भारत में नैरेटिव सेट करेंगे। सबसे पहला उदाहरण रहेगा वोट चोरी। दूसरा नैरेटिव ऑपरेशन सिंदूर में जो मोदी जी को और भारत की आर्मी को एक तरह से सरेंडर्ड रूप में दिखाने की कोशिश की गई। कानूनी कुछ हक होता तो लोग कानूनी करता है, कानूनी नहीं है, गैर कानूनी, तो बीजेपी सो रहा है क्या? जब सबके पीछे ईडी भेजता है, एनए भेजता है, तो दूसरे को कुछ मिलेगा तो थोड़ा बैठे रहेगा। अब विदेशी रूट से फर्जी फॉलोअर्स का जो गोरख धंधा है, इस गोरख धंधे पर जो है वो कंट्रोल की भी ज़रूरत है, क्योंकि आप देखते होंगे कि बहुत सी सोशल मीडिया पर एंटी सोशल और एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ दिखाई पड़ती हैं, और जिनका कि पता नहीं होता कि ये कौन है, क्या है, कहाँ से चल रहा है। अब दर्शकों, खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर कर्नाटक से आपको बता रहा हूं, और लगातार हम आपको कर्नाटक के अंदर की खबर बता रहे हैं, क्योंकि अब खबर है कि कांग्रेस में बगावत हो सकती है। डीके शिव कुमार ने आज बड़े संकेत दे दिए हैं। आइए जरा आपको दिखाता हूं मैं। यहां डीके शिव कुमार संकेत दे रहे हैं, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा है। अब कैसे संकेत दिए हैं डीके शिव कुमार ने, आइए जरा मैं आपको बताता हूं। डीके शिव कुमार, उनके कई विधायक दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। खबर यह है कि लगातार वो प्रेशर बना रहे हैं आला कमान पर कि उन्हें सीएम बनाया जाए, और उनके तेवर भी तल्ख नजर आ रहे हैं। और इधर बेंगलुरु में उनके समर्थक पहुंच गए और 1001 नारियल चढ़ा दिए। उनका कहना है कि डीके शिव कुमार सीएम बनने चाहिए। और अब मैं आपको बताता हूं, डीके शिव कुमार ने बगावती पोस्ट किया है दर्शकों, और उसमें लिखा है वर्ड पावर इज वर्ल्ड पावर, यानी शब्दों की ताकत बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्या कोई वादा किया गया था डीके शिव कुमार से जो पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए वो वर्ड की बात कर रहे हैं, शब्द की बात कर रहे हैं? क्या कोई शब्द कहा गया था? क्या सीएम का दावा किया था राहुल गांधी ने? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन कांग्रेस कर्नाटक में टूट के कगार पर है दर्शकों। डिप्टी सीएम डीके ने बगावत के संकेत दे दिए हैं। डीके शिव कुमार ने सीधे राहुल गांधी को चुनौती दी है दर्शकों। डीके शिव कुमार ने सोशल मीडिया में एक पोस्ट किया जिसमें राहुल पर सीधा निशाना साधा। डीके ने लिखा, शब्दों की ताकत ही दुनिया की ताकत है। दुनिया में सबसे बड़ी ताकत अपनी बात पर कायम रहना है, चाहे वो जज हो, अध्यक्ष हो या कोई और, जिसमें मैं भी शामिल हूं। सभी को अपनी बात पर चलना होगा। डीके ने इसमें राहुल गांधी का नाम नहीं लिखा है दर्शकों, लेकिन कोई और शब्द का जिक्र कर साफ संकेत दे दिए हैं। ये साफ साफ है कि सभी को अपनी बात पर चलना होगा, जिसका सीधा मतलब यह कि अगर वो वादे तोड़े गए हैं तो बगावत होगी, और इस बगावत का सीधा मतलब यह कि सिद्धारमैया की कुर्सी जाएगी। नवंबर 2022 में 2.5 साल बाद उन्हें सीएम का वादा किया गया था। नवंबर 25 खत्म होने को है, लेकिन राहुल गांधी इस पर चुप हैं, खामोश हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हाथ खड़े कर दिए हैं। अब डीके का धैर्य जवाब देने लगा है। हालांकि डीके कैमरे पर कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन संकेत बहुत कुछ दे रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं, इसे लेकर सियासी पारा गर्मा गया है कर्नाटक का। सुनिए जरा। अगर कर्नाटक के बड़े नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है तो ये हाईकमान का विशेषाधिकार है, कुछ खास बात नहीं है। हम इस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे। पार्टी जो कहेगी हम उस पर काम करेंगे। खींचातान सबके सामने है। डीके शिव कुमार लगातार अलग अलग तरीके से उनकी हाईकमान को मैसेज कर रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडिकेट कर रहे हैं कि उसको डीके शिव कुमार को 2.5 साल बाद कमिटमेंट की थी सेंटर ने, उनके हाईकमान ने, और वह पूरी की जाए। तो दिखता है कि ओपन में है, झगड़ा सबके सामने है, परंतु उसका नुकसान
कर्नाटका को हो रहा है। भाई कांग्रेस के अंदर सीएम पद को लेके कहां खींचातानी नहीं हुई? उत्तराखंड में भी इनके यहाँ खूब खींचातानी थी। पंजाब के अंदर कैप्टन हो, चन्नी हो, सिद्धू साहब हो और कई लोग हो, खूब खींचातानी मुख्यमंत्री के पद को थी। देखा आपने दर्शकों, ये पूरी टूट कांग्रेस पार्टी को अंदर तक तोड़ देगी। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के सूत्र की। आज का सूत्र लिया है आचार्य चाणक्य से। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा धन ज्ञान है। आचार्य चाणक्य कहते हैं धन आपका साथ छोड़ सकता है, लेकिन ज्ञान हमेशा आपके साथ रहेगा। शिक्षा हर समस्या का हल है। कैसी भी परिस्थिति हो, शिक्षा से मुंह नहीं फेरना चाहिए, क्योंकि ज्ञान है तो जहान है। शिक्षा ही महानता तक पहुंचने का मार्ग है। इसलिए इंसान को हमेशा सीखने की आदत बनाए रखना चाहिए। आप हमेशा सीखते रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे। फिलहाल ये भारत की बात है में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द हाजिर होते हैं। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH